एनवायरनमेंट। सो इसमें अभी हम कवर करेंगे हमारे 2 आर्टिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल्स के अलावा हमारे कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स हैं, उसको भी हम कवर अप करेंगे इसमें। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जो आर्टिकल, वो क्या है, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया। न्यूज में क्यों है कि बोलेगा जो रिसेंटली फायर एक्सीडेंट हुआ है हमारा नियर द गेमिंग जोन इन द राजकोट एरिया में ड्यू टू द फैक्ट्री क्रैकर्स। जो आपका सेम जो इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के आपके हरदा एरिया में जो फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री, उसमें भी बोला गया। एंड जो आपका दिल्ली का प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें भी देखा गया। इससे क्या जो फायर से इश्यू या फिर जो इंसिडेंट है जो ज़्यादा लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या सेफ्टी रेगुलेशंस इंडिया में, उसको देखा जाएगा। मोर ऑन न्यूज़ में क्या है कि एज पर द जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, रिपोर्ट के द्वारा बोलेगा कि ऑलमोस्ट 7,435 पीपल हैं जो मारे जा चुके हैं ओवर 7,500 फायर एक्सीडेंट में। तो एवरेज लेते हैं तो हम लोग मिनिमम अप्रोक्स 1 पर्सन इन एवरी फायर एक्सीडेंट है जो मारा गया एज पर द 2022। अभी बोला गया इसमें जो 800 फैक्ट्री फायर्स हैं इसमें, जो कि लास्ट दिल्ली में ही मेजर किए, जो दिल्ली के एरिया उसमें 800 के आसपास तो सिर्फ फायर फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। ऐसे जो इसमें और चीज़ें क्या इंक्लूड होती हैं, जो वायलेशन ये करते हैं, हमारे सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं, ह्यूमन नेग्लिजेंस का वायलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन की वजह से हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं। एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस क्या इंडिया में, इसमें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का अकॉर्डिंग देखें तो हम ये एक सब्जेक्ट स्टेट में आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 12 शेड्यूल में आता है। एज पर द जो स्पेसिफाई क्या करता है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है फायर प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स थ्रू द स्टेट फायर सर्विस एक्ट और बिल्डिंग बाय लॉज के द्वारा। सेम आपका आता है जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, एनबीसी है, इसके द्वारा जब आपको एज पर द बीआईएस, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ऑफ 1970, जो कि 2016 में अपडेट किया था, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ हमें क्या फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, जो कि गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे जनरल कंस्ट्रक्शन होता है, रिक्वायरमेंट क्या होते हैं मेंटेनेंस के लिए, कितने एग्जिट रूट्स होने चाहिए, बिल्डिंग फायर सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो इनकॉर्पोरेट करें एनबीसी के लॉ के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, और मिनिमम फायर सेफ्टी एंड रेस्क्यू मेजर्स होने चाहिए बाय लोकल बाय लॉज के द्वारा। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ 2016 है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग इसको इशू किया गया था स्टेट्स को और यूटीज को, कि आपको ये जो लॉज है इनको फॉलो करना होगा जब बिल्डिंग्स बनाते हो उस टाइम पे। सेम आपको मॉडल बिल होता है जो प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस फॉर द फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ द स्टेट ऑफ 2019। ये एक मॉडल देता है जो एक एज ए फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा फायर इमरजेंसी एंड सर्विसेज के टाइम पे। फायर एंड लाइफ सेफ्टी गाइडलाइंस होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा सर्कुलेट की गई 2020 में, और इसका क्या है, ये थर्ड पार्टी की तरह काम करती है फायर सेफ्टी के लिए, फायर रिस्पांस प्लान के लिए ये डेवलपमेंट भी करती है। स्कीम होता है एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2023 में, इसको लॉन्च किया गया। मेन क्या है, कैसे एक्सपेंशन करेंगे, कैसे मॉडर्नाइज करेंगे फायर की सर्विसेज को, इसके ऊपर ये बनाया गया है। और ये फायर सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट में फॉर द पीरियड अप टू 2025 2026 तक के लिए इसको कैसे और ज़्यादा डेवलप करें। चैलेंजेस क्या होते हैं मेंटेन करने में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, सबसे पहला कि एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन अक्रॉस स्टेट। की यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन अब क्या, कुछ मेजर स्टेट्स हैं जैसे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, इधर पे तो अभी भी कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन है ही नहीं, कोई लॉ है ही नहीं जो फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जिनको अभी भी अपडेट नहीं किया है, और जिसको जो आपका मॉडर्न फायर एक्ट है 2019 के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग भी इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। एनबीसी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट्स हैं, ये रिकमेंडेटरी होती है नेचर में, और ये अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं की है, ऑल ओवर इंडिया इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। सब ऑप्टिमल गवर्नमेंट ओवरसाइट देखें तो क्या होता है कि जो फायर सेफ्टी गाइडलाइंस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं की जा रही, इनको यूज़ नहीं किया जा रहा, लोकल बॉडीज का फेलियर हो रहा है इसको मेंटेन करने में, इन्फोर्स कराने में, जिससे क्या होता है पुअर क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन भी है, रेगुलर चेकअप्स नहीं होते हैं, जो फॉलोअप रेट है बहुत ही कम है, और करप्शन तो है ही है इसमें। बोला इसमें स्टाफ का शॉर्टेज और प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का भी शॉर्टेज रहता है,
जो रिसोर्सेज होते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो उनमें चाहिए होंगे इसको अच्छे इफेक्टिव वे में परफॉर्मेंस इसका सही बना रहे, उसके हमेशा कमी रहते हैं। एज पर 2019 बोला गया ऑलमोस्ट हमारे पास 5191 फायर स्टेशन का शॉर्टेज है, और इसमें जो काम करने वाले लोगों की संख्या कम से कम ऑलमोस्ट 5 लाख लोग हैं जिनकी कमी है या मतलब जिनकी ज़रूरत है। ओवर शॉर्ट कमिंग में जो कुछ पनिशमेंट और पेनल्टीज होती हैं उनका वायलेशन भी होता है फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में। ट्रेनिंग है ही नहीं, बिल्कुल भी कैरियर प्रोग्रेशन भी नहीं है इसमें, जिससे क्या होता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो भी रहती है। चैलेंजेस क्या होते हैं रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन, तो जो हाई पॉपुलर डेंसिटी है इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ कैजुअलिटी का, और जो इवैक्यूएशन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फायर इंसिडेंट के टाइम पे। आज पर जो 1997 का उपहार सिनेमा फायर था दिल्ली का, इससे क्या हुआ जब इसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हुई, इससे क्या हुआ डेडली स्टैम्पेज का सीन भी क्रिएट हो गया था घर पे, और बहुत ही ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ भी हो गई। पुअर अर्बन प्लानिंग के अंदर देखते हैं कि जो कंजेस्टेड अर्बन लेआउट है जिसमें नैरो लेन्स रहती हैं, जिससे कि फायर इंजन को उधर पर अराइवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आफ्टर रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कि आपका कमला मिल फायर है 2017 का मुंबई में, ये भी इसका एग्जांपल है जिसमें मतलब क्या बहुत ही कम स्पेस है, गाड़ी मूव नहीं कर पा रही, फायर स्टेशन के जो इंजन से वो उधर तक पहुंच नहीं पा रहे कि उसको कैरी आउट कर पाए सही से। नॉन कम्प्लायंस इसमें होता है कि बहुत सारे मेजर फायर इंसिडेंट हैं जिससे क्या वो वॉल्यूशन करते हैं सेफ्टी फायर्स का, और जो कि ये जो मेन हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्डर्स हैं, स्टैंडर्ड होते हैं फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ना ही बिल्डर्स के द्वारा या ना ही प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा इसको फॉलो ही नहीं किया गया, जिससे वायलेशन होता है फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। रीज़न क्या होता है मेजर फायर इंसिडेंट में इंडिया में, तो मेजर फायर इंसिडेंट में होता है सबसे पहले है कि कोचिंग सेंटर इन मुखर्जी नगर एंड कालूसराय दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या है कि नैरो स्टेयर्स केस हैं, लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट है, लैक ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम है, ये बोला गया इसमें। बोला है कुंभकोणम स्कूल फायर जो 2004 तमिलनाडु का केस है, इसमें बोला कि हाईली फ्लेमेबल मटेरियल का यूज़ किया गया, जैसे थैच रूफ है इसका यूज़ किया गया था बिल्डिंग में, जिससे क्या होता है जो सेफ फायर एग्जिट के लिए कमी रहती है इसमें। और AMRI हॉस्पिटल है कोलकाता 2011 का केस है, इसमें क्या है कि इनएक्टिव फायर अलार्म्स थे, स्प्रिंकल थे, जिससे क्या जो एडिक्वेट ट्रेनिंग थी वो भी इसमें कम थी। ठीक है, स्टोरेज ऑफ अनसेफ फ्लेमेबल मटेरियल भी कम था इधर पे। ये सब चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स को कैरी आउट ही नहीं किया है, और ये इंसिडेंट है जहाँ पे ये हुए हैं मेजर आउटब्रेक। वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमें मैंडेटरी कुछ सेफ्टी फायर गाइडलाइंस होनी चाहिए, कंडक्ट कराई जानी चाहिए एनुअली, और जिसमें थर्ड पार्टी के द्वारा हो, जो नेशनल वाइड हो, और जिसमें लार्ज फुटफॉल्स का भी ज़रूरत होगी इसमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा ऑडिट्स में। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, इसका मेन फोकस होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल हजार्ड्स को, एड्रेस कर पाएँ उनको और कैसे इन हजार्ड्स को हम लोग मिटिगेट कर पाएँ, ये भी इसमें फोकस करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए हमें 13th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के बेसिस पे। ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको डेवलप करनी चाहिए फायर हजार्ड रिस्पॉन्स टीम, मिटिगेशन प्लान होना चाहिए उनके पास, जिससे वो जो फायर सर्विसेज वो अच्छे से कैरी आउट करा पाए। सपोर्ट होना चाहिए इसमें स्टेट फायर सर्विस डिपार्टमेंट का होना चाहिए इसमें। डेटा अवेयरनेस थ्रू रेगुलर फायर सेफ्टी ड्रिल्स, फिर इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स का, इसका भी साथ साथ में कुछ इसके रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, स्कूल हैं और अदर इंस्टीट्यूशन में इनका फायर सेफ्टी ड्रिल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस बनी रहे। फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का अच्छे से इन्फोर्समेंट कराना चाहिए और स्ट्रिक्ट तरीके से होना चाहिए, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता उसको सीवियर पनिशमेंट भी होनी चाहिए। हमें जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा जो एलोकेशन फंड होगा वो भी बढ़ेगा फायर डिपार्टमेंट्स के लिए, और इन्हें अच्छी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर पर्सनल्स को, ये भी है इसमें। इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की गाइडलाइन के बेसिस पे स्केल करना चाहिए हमें। टाइप ऑफ इक्विपमेंट कैसे यूज़र हो उसको देखना चाहिए, और कैसी ट्रेनिंग होती है फायर सर्विसेज की उसको भी अच्छे से कैरी आउट कराना चाहिए। अगर हम NDMA की गाइडलाइंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनेक्टमेंट ऑफ ए फायर स्टेटस एट स्टेट लेवल पे लीगल रेजिम होना चाहिए फॉर मैंडेटरी क्लियरेंस के साथ साथ हर फायर डिपार्टमेंट के लिए कुछ बिल्डिंग्स होनी चाहिए एंड परमिसेस। तो बोला कि लीगल रेजिम के साथ साथ कि हमें कैसे क्लियरेंस करना होगा, फायर डिपार्टमेंट्स को कैसे कैरी आउट कराना होगा, इसके लिए हमें कुछ अलग से फायर एक्ट कराना चाहिए और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हमेशा होनी चाहिए जिसमें उसको हम लोग ऐसे प्रैक्टिस की तरह यूज़ कर पाएँ।
प्रिपरेशन हो चाहिए, कंप्रेहेंसिव प्लान होना चाहिए जिससे फायर सर्विस को हम लोग रिवैम्प कर पाएँ स्टेट्स में। हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, जैसे फायर स्टेशन हो गया, वाटर रिजर्व हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। हमें जो फायर स्टेशन सर्विसेज हैं इसका आउटरीच बढ़ाना चाहिए कि बोला कि ऐसी जगह स्टेब्लिश होना चाहिए सब डिविजनल लेवल पे कि इन द बिगिनिंग एंड अल्टीमेटली टू द ब्लॉक एंड ग्राम पंचायत लेवल के। बोला इसको पहले आप होना चाहिए सब डिविजनल लेवल पे, फिर इसको आप ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्राम पंचायत लेवल पे भी इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। एक प्रॉपर कम्युनिटी प्रिपेयरनेस होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए कम्युनिटी में, कैसे इसको प्रिपेयर करें, अवेयरनेस करें। एक कम्युनिटी को अच्छे से ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। प्रोफेशनल हेड ऑफ फायर सर्विस एट द स्टेट लेवल होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए, जिसको हम लोग चीफ फायर ऑफिसर बोल सकते हैं, जो इफेक्टिव सुपरिटेंडेंट हो एंड कंट्रोल करे सभी फायर सर्विसेज को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए इसमें इंडिजिनियसली, ठीक है। लेस वाटर कंज्यूमिंग फायर एक्सटिंग्विशर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए इसमें। मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर का सेटअप करना चाहिए स्टेट लेवल पे, जिसमें एडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टीज हो एंड फैसिलिटीज हो, जो मॉडर्न ट्रेनिंग के साथ साथ एक सिमुलेटर की तरह इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए या फिर इनको सिखा पाए चीज़ों को मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर्स के। मॉडर्न कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उसको कोप अप कर सकते हैं, इसलिए कुछ मॉडर्न ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा नॉर्थ वेस्टर्स। नॉर्थ वेस्टर्स क्या है कि बोले इंडिया इज वर्किंग टू डेवलप इट्स फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्थ वेस्टर्स। इंडिया ने अपना पहला रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जिससे वो स्टडी करेगा नॉर्थ वेस्टर्स का। अभी है क्या टेस्ट बेड के वाले बारे में देखते हैं कि बोले टू स्टडी थंडरस्टॉर्म फ्रॉम द फॉर्मेशन स्टेज, कि जैसे थंडरस्टॉर्म बनता है फॉर्मेशन स्टेज में, उसको स्टडी करने के लिए उसकी कैसे ग्रोथ होगी, कैसे वो प्रोपोगेट करता है ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कवर करते हैं लार्ज एरिया जिसमें आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आता है। तो इसके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने के लिए बनाया गया है, इसका मेन एम होगा। कंट्रोल सेंटर इसका आपका चंदबाली जो कि उड़ीसा में है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में नियर भुवनेश्वर, ये बनाया जाएगा। एजेंसी इसमें इन्वॉल्व क्या होगी आपका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे होगा, एंड नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, ये भी इसमें रहेगा, जो साथ में डेवलप करेंगे और यूज करेंगे इस फैकल्टी का या फिर फैसिलिटीज का। सॉरी, फीचर्स क्या होंगे इसमें, हम लोग यूज करेंगे ड्रोन्स का, मोबाइल वैन्स का, हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, सिस्टमेटिकली जो ट्रैक करेंगे नॉर्थ वेस्टर्स को। ओके, नॉर्थर्न वेस्टर्न है, नॉर्थ वेस्टर्स है, मतलब नॉर्थर्न वेस्टर्स है, ठीक है। इसमें इंक्लूड करते हैं टॉलेस्ट, बोला गया है कि 100 मीटर्स के लंबे मेट्रोलॉजिकल फ्लक्स टावर का यूज किया जाएगा। ये मेजर करेंगे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स का एनर्जी बिटवीन द बायोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, का एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर के बीच में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर्स का एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, वो भी इसको मेजर करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रेडिक्शन होगा इसमें, कि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कैसे जो डाटा जनरेट हुआ उस हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि थंडर स्टॉर्म के प्रेडिक्शन को दे पाएंगे। नो कॉस्ट वार्निंग्स, अच्छी सी जो वेदर इवेंट आने वाला होगा उसके हम लोग पहले से वार्निंग दे पाएंगे, ठीक है। एंड लेस देन 3 आवर की बोलो, जो कम से कम 3 घंटे में के अंदर ही होगा उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी, अगर कोई सडन होता है उसको भी हम लोग इसमें 3 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ की हम लोग पूरी इसमें दे सकते हैं कि इसका कैसे डेवलप होगा। सब उसकी इनिशियल स्टेज पे कि वो 3 घंटे में कितना डेवलप करेगा उसकी हम लोग इस पर अच्छे से फोरकास्ट या फिर प्रेडिक्शन दे पाएंगे। डिजास्टर के लोग प्रिपेयर्ड हो पाएंगे कि हम लोग, ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा कि जो लोकल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए कि वो प्रिपेयर कर पाएँ और इक्विप कर पाएँ अपने आप को अच्छे तरीके से, अपने आप को उससे जो आता है हर कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म, कैसे उससे कोप अप करना है, कैसे अपने आप को सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कराना है, कैसे गाइडलाइंस को फॉलो करना है, पूरे प्रिकॉशंस ले पाएँ। ओके, नॉर्थ वेस्टर्स हो है क्या, ये बोला कि जो लोकल विंड्स होती हैं जो अफेक्ट करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन को, इंडिया को हर समर में। इससे क्या होता है, जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो बनते हैं इस रीजन में। इन्हें बंगाल में इसको लोकली हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी बोलते हैं। मीनिंग होता है कि क्लाइमेटी इन द मंथ ऑफ बैसाख, और या फिर बोला जाता है फर्स्ट मंथ इन द बंगाल कैलेंडर। वेरस आसाम में इसको हम लोग बोलते हैं बारदोली चीरा। तो बारदोली चीरा है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। आसाम वी कॉल इस बारदोली चीरा। ओके, इन्फ्लुएंस क्या नॉर्थ वेस्टर्स के रीजन में, बोला कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कि ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस होते हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टोर्नाडोज भी बनते हैं इसकी वजह से, जो कॉज करते हैं
ट्रीज को अप्रूट कर देते हैं किसी एरिया से और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है कि ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल होते फॉर प्री खरीफ क्रॉप जैसे कि जूट एंड पैडी, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते। लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए। ऑल्सो सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर गिरी, जिसमें टेम्परेचर कमी आती है, अचानक जो टेम्परेचर कम होता है इससे क्या होता है जो मिड डे हीट है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ये रहता है। अदर लो विंड्स हैं जो, और जो ऐसी चीज़ें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे एरिया में, उसको देखते हैं। सबसे पहला था लो। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, ये हॉट एंड ह्यूमिड ड्राई विंड्स होती हैं जो पूरे डे टाइम पे ब्लो करती है नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया पे द मंथ ऑफ मई एंड जून। दे आर डेवलप्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मानसून लो प्रेशर की वजह से पूरे नॉर्थन इंडिया में ये बनती हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये विंड कॉज करती है लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। पॉजिटिव कहते हैं ये फैसिलिटेट करती हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं साफ फ्रॉम द गेन्स, जो हमारा ग्रेन्स होते हैं उसमें जो शाख बचते हैं उसको ये अलग करती हैं, इतनी हवा रहती है इस वजह से। और ये ऑल्सो डिक्लाइन इन द नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स बॉर्न डिसीजेस होते हैं मलेरिया जैसे, उन सब मॉस्किटोज को ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं बिकॉज ऑफ द हॉट ड्राई विंड्स। आंधी, आंधी को हम लोग काली आंधी भी बोलते हैं। ये स्टॉर्म रहती है या फिर डस्ट स्टॉर्म होती है नॉर्थ वेस्टर्न या फिर सेंट्रल इंडिया में आते हैं बिफोर मानसून। ये कॉज करते हैं डिस्ट्रक्शन इन द लाइफ प्रॉपर्टी को एज वेल एज ए पॉल्यूशन ऑफ सिटीज लाइक दिल्ली, मतलब जो बड़े बड़े शहर है उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। मैंगो शावर्स होते हैं प्री मानसून लोकल रेन कैरिंग विंड होती हैं। ये बेसिकली कर्नाटक एंड केरला में होती हैं। ये क्या करते हैं, ये अर्ली रैपनिंग ऑफ मैंगो में हेल्प करते हैं। इससे क्या लोग इसी को तभी मैंगो शावर्स के तरीके से बुलाते हैं। ब्लॉसम शावर्स क्या होता है, ये प्री मानसून शावर्स होते हैं जो लेट समर या केरला में आते हैं फिर उसके एडजेसेंट एरियाज में आते हैं। ये जो कॉफ़ी फ्लावर है इसके ब्लॉसम में हेल्प करता है, उसको खिलने में मदद करता है। ये बहुत ही कमर्शियल इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टेट के लिए, कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एलिफेंटा क्या, ये स्ट्रॉन्ग साउथर्नी एंड साउथ वेस्टर्न विंड्स होते हैं जो ब्लो करते हैं अलोंग द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया एट पोस्ट मानसून इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ अक्टूबर। ये करते हैं, इसको हम लोग मार्क करते हैं एज ए एंड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है जब ऐसा आता है तो हम लोग समझते हैं कि हाँ साउथ वेस्ट मानसून में का ख़त्म होने वाला है। ये रहते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट विंड्स जो इंडिया हमारी कंट्री में ओवरऑल इंडियन कॉन्टिनेंट में मूव करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूजिंग सोर्स। न्यूजिंग सोर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है जो वेनेजुला में बी द फर्स्ट नेशन टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर। क्यों है कि जो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कायरोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो बोला जाता है हम्बोल्ट या फिर इसको ला कोरोना भी बोलते हैं, वेनेजुला इसने बोला कि जो वेनेजुला का लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है एंडिस में वो अभी पूरा श्रंक हो गया है। अब बोला कि नो लॉन्ग क्वालिफाई इट एज ए ग्लेशियर, अब वो ग्लेशियर के जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आता है। आज पर ICCI जो बोला गया नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं जिन्होंने विद द गवर्नमेंट के कोलैबोरेट करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मिलकर क्या करते हैं अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर में सब भी होता है आपका स्नो आइस जो कि लैंड में। क्रायोस्फीयर मतलब एवरीथिंग दैट इंक्लूड आइस, तो आपकी चाहे वो लैंड में आइस हो, चाहे वो आपके कैप्स में हो, ग्लेशियर में हो, परमाफ्रॉस्ट में हो, चाहे सी आइस हो, ये सब क्रायोस्फीयर में आते हैं। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर के डेफिनेशन से कैसे बाहर हुआ है तो बोले ग्लेशियर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ आइस और स्नो होता है दैट स्लोली फ्लोज ओवर ए लैंड, या तो वो किसी लैंड के ऊपर फ्लो हो रहा हो। ग्लेशियर आर मेल्टिंग एट फेट, मतलब ये मेल्टिंग फास्ट होते हैं इनका, और ये क्या होते हैं ड्यू टू जो ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से फास्ट रहता है और वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर की वजह से ये फास्ट रहते हैं इनका मेल्टिंग रेट। चाहे वो एल्पाइन हो जैसे आपका हिंदुकुश हिमालय हो गया या फिर आइस शीट में हो एंटार्क्टिका में, ये हमेशा इससे इम्पैक्ट रहती है। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लेशियर मेल्टिंग से, इससे क्या होता है सबसे पहले सी लेवल राइज करता है। इस पर नासा जो बोलेगा ग्लेशियर या फिर आइस शीट होती है जब ये मेल्ट करता है इससे क्या होगा, ये ग्लोबल सी लेवल को ऑलमोस्ट 60 मीटर तक ही बढ़ा सकता है। अगर ये पूरा ग्लेशियर अगर आइस मेल्ट हो जाती है जितना भी हमारा वर्ल्ड वाइड सी लेवल है वो 60 मीटर तक ग्रो करेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये इंक्रीज करता है कोस्ट इरोजन को भी बढ़ाता है, कोस्टल इरोजन को बढ़ाता है और जो स्टॉर्म सर्ज हैं इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाता है, जो वॉलरस हो गए ये अपने जितने भी इनके पोलर बियर वॉलरस हो गए इनका जो होम है मतलब जो इनका हैबिटेट है वो पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम अपना लैंड पे स्पेंड करते, ठीक है, कॉजिंग हाई रेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड बियर्स।
और जो पीपल्स एंड पोलर बेयर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिजास्टर के फॉर्म में देखें जो फ्रीक्वेंटली जो ग्लेशियर लेक आउटवेस्ट हुए हैं इन द रीजन ऑफ हिमालय, एंड ये भी बढ़ जाएगा। अदर में देखा जो रिडक्शन होगा वाटर अवेलेबिलिटी इन द रिवर्स, रिवर में पानी की कमी हो जाएगी, जैसे गंगा नदी हो गया। इससे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे फिशिंग हो गई, नेविगेशन हो गई, हमेशा इम्पैक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। स्टेप्स क्या लिए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? ग्लोबल लेवल पे बोला गया जो जैसे आपका हिमालयन का हो गया हिंदू सीजन, इसको मॉनिटर और असेसमेंट करने के लिए एक हाई मैप तरीके का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICI मोड के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज भी रहती है इसमें। ये 2005 को सिलेक्ट किया गया कि एज ए डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर फॉर द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बाय द UN। इसको 2005 को ऐसे सिलेक्ट किया गया फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इंडियन लेवल पे देखते हैं तो हमारा जो नेशनल मिशन है फॉर सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम एज द पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। इसने रिसर्च किए हैं, जो एक हमारा रिसर्च स्टेशन है हिमांस, जो हमारा चंद्रा बेसिन हिमाचल प्रदेश है, 2016 में इसको हम लोग रिसर्च स्टेशन को भी हमने डेवलप किया था। नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्लाइमेट चेंज कैन वीकन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। RBI ने बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी है कि एडजस्टमेंट करता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया, जिससे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड आउटपुट स्टेबलाइजेशन को ये एक अचीव करते हैं, जिसमें कहता है आपका जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसका कॉम्बिनेशन साथ साथ जो आउटपुट स्टेबलाइजेशन होता है ये सब मेंटेन करती है, ठीक है, जब हम लोग मनी को इकोनॉमी में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर कैसे आपको जो मनी है और ओवर इंडिया में मूव कर रहा है उसको जो हम लोग रिजर्व बैंक आपका उसको एडजस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट करता है? बोला कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे इन्फ्लेशन में थ्रू एडवर्स वेदर इवेंट्स। ये वेदर इवेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते से अफेक्ट करते हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करता है। नेचुरल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट NRI बोला गया है, ये भी बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ऑकरेंस हो रहा है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है और पोटेंशियल भी बहुत ही कम आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो कंसिस्टेंट रहते हैं विद आउटपुट एट्स पोटेंशियल एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि मतलब आउटपुट बहुत इतना ज़्यादा नहीं रहता लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बोला गया इट इज़ द वन ऑफ द एलिमेंट्स जो डिफाइन करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी मॉनेटरी पॉलिसी किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, कि एकोमोडेटिव होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टिव भी होना चाहिए। इम्पेयर करता है हमारे फाइनेंशियल हेल्थ बैंक्स के और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ असेट्स है एंड जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन होता है इंडिविजुअल्स की, बिजनेसेस की, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसको, क्योंकि पूरा जो बेस हमारे इकोनॉमी का वही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इससे। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए ग्रीन टैक्सोनॉमी को, एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो एक्सेस करे सस्टेनेबिलिटी क्रेडिटेंशियल्स को, पॉसिबल रैंकिंग करे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। हमें नीड है कि हम इनकॉर्पोरेट करें क्लाइमेट रिस्क को अपने मॉडलिंग फ्रेमवर्क में और मॉनेटरी फ्रेमवर्क का यूज़ करें हम इसमें, इसकी हमें ज़रूरत है अभी। स्टेप्स क्या हैं जो लिए गए ट्रांजिशन ग्रीन इकोनॉमी के द्वारा? कि सबसे पहले कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं कि अनाउंस किए गए थे यूएन बजट में 2022-2023 में, कि ये फंड प्रोजेक्ट की तरह हेल्प करेंगे, जिसमें क्या होगा कि इंडिया है जो लो कार्बन इकोनॉमी की तरह अपने आप को ट्रांजिशन कर पाए, इस वजह से ग्रीन सोवरेन बॉन्ड्स अनाउंस किए गए थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जो FII होते हैं, ये अलॉक इनका पार्टिसिपेशन अलॉक किया गया फ्यूचर ग्रीन गवर्नमेंट स्कीम्स में और सिक्योरिटीज़ में, कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है, अप टू बोलेगा 100% इसको अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया। आप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहते हो तो आप पूरा 100% इसमें डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपको अथॉरिटी दिया है इसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं शिफ्ट टुवर्ड द लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट। अगर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसका मेन मोटिव होगा कि लो एमिशन और क्लाइमेट रेजिलियंट की तरह ज़्यादा फोकस करे, ऐसा पाथ डेवलप करें जिसमें इंडिया एंगेज करे विद GFCs एंड प्रोजेक्ट जैसे आपको वाटर क्लीन कर सके एनर्जी और वाटर क्लीन प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको वाटर क्लीन होता हो,
क्लीन एनर्जी, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्या है ये? जो पार्टीज ऑफ यूएनएफसीसी है, इसने एक न्यू सबमिशन बनाया है फॉर एनसीक्यूजी अंडर पेरिस एग्रीमेंट। अब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, इसको देखते हैं। पर सबसे पहला था हमारा कि जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है, ये प्रपोज किया गया COP21 के द्वारा, सेटिंग पोस्ट 2025 क्लाइमेट फाइनेंस गोल। जो हमारा 2025 से पहले जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस गोल है, उसके लिए इसको सेट किया गया है, यूज किया गया बाय COP21। इन 2019 पार्टीज टू यूएनएफसीसी हैड डिसाइडेड टू मोबिलाइज, मतलब जो आपको 2019 में था, यूएनएफसीसी ने उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 100 बिलियन को एनुअली बाय 2020 यूज करेंगे, सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू 2025 की इसको यूज करेंगे। बट अभी धीरे धीरे एक्सटेंड करके कब तक हो गया, 2025 तक के लिए हो गया बोला गया। लेकिन जो ये टारगेट है ये अभी अचीव नहीं हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्टफॉल आया, इस वजह से ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि 2019 में होता, बट बीच में ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक ये एक्सटेंड कर गया। एनसीक्यूसी क्या है, प्रपोज किया गया कि रेज करेगा फ्लोर ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस का, क्लाइमेट फाइनेंस के जितना भी अभी हमारा है क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड, उसको एक और लेवल पे ले जाएगा। करंट हमारा जो एनुअल टारगेट है वो $100 बिलियन का है। फाइल हम लोग क्या एड्रेस करेंगे कि जैसे भी कोई भी शॉर्ट कमिंग आता है, उसको एज पर द क्लाइमेट करंट क्लाइमेट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसको हम लोग जितने भी शॉर्ट कमिंग है उनको भी देखेंगे। ये किस वजह से यूज़ किए जाएंगे फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करेंगे बोथ क्वालिफाइड एंड क्वान्टिफाइड टारगेट्स को, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में। सुइटेबल मॉडलिटीज़ हैं उनको भी एग्री करेंगे, कैसे जो हमारा फाइनेंशियल मिटिगेशन होगा, चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, लॉस और डैमेज रहेगा क्या होगा फ्यूचर में, उसको भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। बिल्ड करेंगे हम लोग नए नए लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को एंड ट्रांसपेरेंसी इनटू द गोल। तो मेन हमारा मोटिव होगा कि हम अच्छे लेवल की अकाउंटेबिलिटी करें और ट्रांसपेरेंसी रहे चीज़ों में, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, जिस वजह से इसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर एज पर 2025। इश्यूज एसोसिएटेड विद द टारगेट मोबिलिटीज क्या है, जो आपका मेन है कि हम लोग जो $1000 बिलियन है इसको यूज़ करेंगे। इसमें इशू क्या रहा, सबसे पहला रहा है डिस्ट्रीब्यूशनल इम्बेलेंस, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोला है कि बिटवीन 2011 टू 2020 जो 80% ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है, इसका मेन फोकस रहा है OECD कंट्रीज पे या फिर ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन पे, जिससे क्या होता है कि वो जिनको बोला जाता है अब इन पे ज़्यादा फोकस रहा है, तो इस पे जो फंड का कंसंट्रेशन है वो भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिग्निफिकेंस मिलेगा उसका। ओवर एम्फेसाइज होते हैं फाइनेंशियल ऑफ मिटिगेशन की अडेप्टेशन ऑफ मेड अप ऑफ ओनली 8% ऑफ द टोटल क्लाइमेट फंडिंग। कि आप लोगों ने जो चीज़ें हैं कि हम लोग क्या सबसे ज़्यादा हम लोग सोचें कि जो फाइनेंस है उस पर हम लोग ज़्यादा मेन फोकस करें, लेकिन इस पर फाइनेंस पर अगर ना करते हैं तो हम लोग देखें जो ओनली 8% ऑफ टोटल क्लाइमेट फाइनेंस है 2019 से 2020 तक, जिसको हम लोगों ने उसका यूज़ किया है, या फिर 8% का ही यूज़ हुआ है उस पर। नेचर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस क्या बोला, नियरली 94% ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इज आइदर डेब्ट और इक्विटी। बोला जो 94% तक अभी तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, या तो वो डेब्ट से आया है या फिर इक्विटी या फिर रिटर्न सीकिंग से आया है। एज पर पेरिस एग्रीमेंट निकाला जाए ऑफ 2015 जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बेसिस पे, तो जो आर्टिकल 9 है पेरिस एग्रीमेंट का, इसका मेन ये बताता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज parties should provide financial resources to assist developing countries parties with respect to both mitigations and adaptation in continuation of their existing obligations under the convention। तो इसमें बोला कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एज पर द आर्टिकल 9 जितने भी डेवलप कंट्रीज पार्टी हैं उनको डेवलपिंग कंट्री पार्टीज को फाइनेंशियल रिसोर्स का असिस्ट करना चाहिए, देना चाहिए, जिससे वो क्या हो मिटिगेशन और अडेप्टेशन को बना के रख सकें। ये पेरिस एग्रीमेंट का आता है आपका एक पॉइंट। नेक्स्ट आता है कार्बन रिमूवल एंड कार्बन फार्मिंग CRCF रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन EU। अब बोला गया कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है द यूरोपियन काउंसिल है रिसेंटली उसने रिसर्च किए
एक प्रोविजनल एग्रीमेंट दिया है ऑन ए रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट EU लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। मतलब फर्स्ट EU लेवल का एक, मतलब यूरोपियन यूनियन लेवल का एक कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सर्टिफिकेशन दे कि अगर किसी ने कार्बन रिमूव किया तो ऐसी कंट्रीज को सर्टिफिकेशन देना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा, ये क्या करेगा, इनोवेटिव बूस्ट करेगा, जो कि कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होगा, कार्बन फार्मिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बूस्टअप होगा। ये एस्टेब्लिश करेगा कि ऐसे क्वालिटी क्राइटेरिया देगा, स्टैंडर्ड्स देगा एंड आउटलाइन देगा जिसको मॉनिटर करना होगा, रिपोर्ट करना होगा प्रोसेस को, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकें, ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट कर सकें। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है, इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोग कंपनी है वो क्या करते हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के बारे में जो कि मोर सस्टेनेबल लगे देन देयर रियलिटी। कि वो मतलब फेक न्यूज़ दे दे कि हाँ हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी इतनी सर्विसेज होती है, जिससे हमें सुनने में लगे नहीं हाँ ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उस जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग ग्रीन वॉशिंग बोल सकते हैं। अबाउट कार्बन फार्मिंग क्या बोलेंगे, ये यूज है, एक रीजनरेटिव प्रैक्टिस है, ये इम्प्रूव करेगा एग्रीकल्चर को, रिस्टोर करेगा इकोसिस्टम को, कॉम्बैक्ट करेगा सभी क्लाइमेट चेंजेस को जो कार्बन को स्टोर करता है और रिड्यूस करेगा एमिशंस को। कॉमन मेथड क्या है कि इसमें सबसे कॉमन मेथड आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ फार्मिंग्स, मिनिमाइज करेंगे सॉइल डिस्टर्बेंस का, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी का, प्रोडक्शन ग्रासलैंड एंड कंजर्वेशन का, इसमें ज़्यादा वो यूज़ करते हैं हम लोग। अब ये सेम मेथड्स हम लोग और अभी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, कंजर्वेशन फार्मिंग क्या होनी चाहिए, कैसे मिनिमम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सब की पॉइंट्स को हम लोग अलग से हम लोग ऐड ऑन भी कर सकते हैं कभी अपने आंसर्स में कि ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए अपने जो हमारा है उसको ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, कैसे हमारा कॉमन मेथड्स फॉलो करनी चाहिए, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में भी। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स में भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन सब्सिक्वेंशियल होना चाहिए, कि स्टडीज में बताया है कि जो एग्रीकल्चर सॉइल है ये एब्जॉर्ब करती है ऑलमोस्ट 3 to 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एवरी ईयर, कि मतलब हर साल कम से कम 3 से 8 बिलियन टन ऑफ CO2 को ये एब्जॉर्ब करती है। ये कैपेसिटी है, ये करती है ग्रिप गैप बनाती है बिटवीन फीजिबल एमिशन एंड रिडक्शन एंड इंडिस्पेंसेबल स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लाइमेट। ये क्या करती है, ये जितना भी हमारा एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने में, साथ साथ में सोचो हम जो रिडक्शन करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जब नहीं हो पाता है तो ये हेल्प करता है, एज ए ब्रिज की तरह काम करता है कि हमारा जो रिडक्शन है उसको फीजिबल बनाता है। साथ साथ में जो बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट में इंडिस्पेंसेबल केमिकल्स होते हैं, इंडिस्पेंसेबल पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी स्टेबलाइज करता है। ये दो तरीके से काम करता है। ये फार्मर के इनकम को भी प्रमोट करेगा। जब कार्बन क्रेडिट सिस्टम होगा ये क्या करेगा, इंसेंटिव करेगा फार्मर को, प्रोवाइड करेगा एक एडिशनल इनकम थ्रू द एनवायरमेंटल सर्विसेज के साथ इनको एडिशनल इनकम भी प्रोवाइड करेगा। चैलेंजेस क्या है, इनएडिक्वेट पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जब हमारे जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होती है जिससे क्या होता है हमारे पास अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, पॉलिसी तो होती नहीं, बहुत कम होती है, और जो प्रैक्टिस बाय द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होते नहीं है, तो स्मॉल जो लैंड होल्ड फार्मर्स है वो भी अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। की इनिशिएटिव क्या है जो फैसिलिटेट करते हैं कार्बन फार्मिंग को, सबसे पहला कि जो 4 per 1000 इनिशिएटिव क्या है कि लॉन्च किया गया था UNFCCC के द्वारा एट COP21 ऑफ 2015 इन पेरिस, कि इसने बोला कि इंकरेज करेगा सभी स्टेक होल्डर्स को कि वो इंगेज करें ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए रीजनरेटिव एंड हाईली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसमें वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सेम बोला गया ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट इनिशिएटिव है जो कि केन्या के एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे देख सकते हो आप, कि उसका एक एग्जांपल ही है। इंडियन लेवल पे बोला गया कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम होनी चाहिए जो लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा। ओके, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एमंग ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, इनके द्वारा। नेशनल मिशन क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करता है एग्रो फॉरेस्ट्री को, माइक्रो इरिगेशन को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, जिससे कार्बन ट्रेडिंग को प्रमोट कर सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा। डायरेक्ट एंड कैप्चर एंड स्टोरेज,
या फिर क्या डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, DAC प्लस S प्लांट, ये है क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC प्लस S प्लांट है, या फिर जिसको हम बोलते हैं मैमथ, ये स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन इन आइसलैंड में। इसका आइसलैंड में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। क्या ये सेकंड कमर्शियल DAC-S फैसिलिटी है जो स्विस कंपनी क्लाइमवर्क के द्वारा है। ये जो आपको पहले का था प्रेडेसेसर और का था, ये उससे भी बड़ा है। अब इसका मेन वर्क क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है, CDR टेक्नोलॉजी है, जो कैप्चर करती है CO2 को डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन। किसी भी जगह से जो CO2 तो उसको एब्जॉर्ब करती है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार्बन कैप्चर्स व्हिच इज जनरली कैरिड आउट एट द पॉइंट ऑफ एमिशन। ये उससे डिफरेंट है। जो कि कोई एमिशन होता है उस टाइम पे जो कार्बन होता है, ये वो कार्बन नहीं होगा, डिफरेंट कार्बन रहता है। ओके, CO2 कैन परमानेंटली स्टोर्ड इन ए डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। बोले CO2 को एक डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के फॉर्म में परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। इसको यूज करते हो फॉर वेरियस एप्लीकेशन की तरह, इसको यूज भी कर सकते हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, क्या मान लो ये आपका वैक्यूम है या फिर जो आपका एब्जॉर्बर है ये रहेगा, ये फैंस क्या करेगा, एयर को इनटेक करेगा, फिर ये एयर क्या करेगी आपकी पास होगी और फिल्टर होगी, रिलीज CO2 फ्री एयर। ठीक है, और फ्री क्या करेगी, फिल्टर करके CO2 फ्री एयर इधर से रिलीज करेगी। अब ये फिल्टर दूंगा, फिल्टर काम क्या करेंगे, फिल्टर इज हीटेड टू रिलीज द कैप्चर्ड CO2। फिल्टर्स को हीट किया जाता है, ये रिलीज करते हैं कैप्चर्ड CO2 को। फिर जो आपका जो CO2 है ये कैसे एज ए टैंक के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, बाकी जो आपकी CO2 फ्री एयर है उसको वो रिमूव करता है। अब इसको हम लोग देखते हैं अबाउट CDR के बारे में, कि बोलेगा CDR को रेफर करते हैं एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है। ये रिमूव करती है CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और स्टोर करती है इसको ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ ग्लोबली, टेरेस्ट्रियली या फिर ओशन रिजर्वोयर में इसको आप स्टोर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट, CDR इज नेसेसरी एलिमेंट, एक बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है नेट जीरो CO2 एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत नेसेसरी एलिमेंट है ये आपका। इसको आप पॉइंट भी कर सकते हो, लेकिन ग्रीन हाउस के अकॉर्डिंग है तो इसको आप जो आपको CDR है इसको आप की पॉइंट में मेजर्स भी करते हो। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता कि हमारा जो अदर CDR टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कि सबसे पहला आता हमारा नेचुरली, एक आता है फॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन या फिर सॉइल कार्बन सब्सिक्वेंशियल। हम लोग फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन को इन द बायोमास एंड सॉइल। इनहेंस कर सकते हैं हम लोग वेदरिंग को, माइनिंग ऑफ रॉक कंटेनिंग मिनरल दैट नेचुरली एब्जॉर्ब CO2। अब जो रॉक्स माइनिंग होती है उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओशन बेस्ड CDR के ओशन फर्टिलाइजेशन, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द अपर लेयर। जब हम लोग अपर लेयर पे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं जिससे ओशन एल्किनिटी बढ़ती है, ये एनहेंस करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। आप कोस्टल ब्लू कार्बन मैनेजमेंट, इसमें कोस्टल ब्लू कार्बन मैनेजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ब्लू कार्बन मैनेजमेंट क्या है, कि आप ब्लू कार्बन मैनेजमेंट में आ सकते हैं। जैसे आप मतलब कोई ओशन फ्लोर है, उस पर जब हम लोग एल्गी का देखते हैं तो एल्गी क्या करती है, वो एज ए फिल्टर करती है, वो ऑक्सीजन को जितना भी आपका एटमॉस्फेयर से CO2 उसको एब्जॉर्ब करती है और नीचे आपका फ्रेश एयर को रिलीज करती है, फोटोसिंथेसिस करती है बेसिकली। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको यूज करते हैं बायोमास को एज एनर्जी फॉर CDR एंड स्टोर करते हैं बायोजेनिक कार्बन को ग्लोबली जियोलॉजिकली। चैलेंजेस क्या है CDR में, तो बोला कि हायर एनर्जी नीड्स एंड कॉस्ट, इसकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। एयर पोल्यूशन थ्रू माइनिंग्स, एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होते हैं माइनिंग्स के द्वारा। सिग्निफिकेंट लैंड एंड वाटर डैमेज होता है एंड ओशन एसिडिफिकेशन रहता है। ओशन एसिडिफिकेशन भी इससे क्रिएट हो सकता है। अगर वाटर में इसको आप कर रहे हो, इसको स्टोर कर रहे हो या फिर लैंड में स्टोर कर रहे हो, उसका डैमेज भी थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और जो माइनिंग होगी उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट आता हमारा कीलिंग कर्व क्या है, ग्लोबल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वाज 4.7 पार्ट्स पर बिलियन या 4.7 ppm था मार्च 2024
अब जो एज पर कंपेरिजन ऑफ मार्च 2023 उससे ज़्यादा है। ये सिग्निफिकेंटली बोला जाता है, ये लार्ज है इन कीइंग कर्व। अब है क्या, इट इज़ द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड लीप ऑफ CO2 कंसंट्रेशन एट, कि हमें अभी तक का रिकॉर्ड किया सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला रिकॉर्ड है। कीइंग कर्व होता है, ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को फ्रॉम द मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी ऑफ सिंस 1958। एक मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी है MLO, जो क्या एटमॉस्फेरिक CO2 को रिकॉर्ड करता है। ये एक स्टेशन है, ये मेजर करता है एलिमेंट्स ऑफ इन एटमॉस्फेयर दैट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन करते हैं एलिमेंट्स, उनको ये क्या करता है, मेजर्स करता है। ये आपको जो लेबोरेटरी है कहाँ पे लोकेटेड, ये आपका लेबोरेटरी लोकेटेड है हवाई में एट द सैंड ऑफ मोना लोआ, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है इधर पे। ये किसके बेसिस पे, इसको किसके बेसिस पे नेम दिया गया, एज पर द डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंगस, उनके ऊपर इसका नेम दिया गया। बायो कवर क्या, एक सडनली हाई प्रॉम्प्ट सस्टेनेबल अप्रोच है। अच्छा, इसको फिर से देखते हैं। बायो कवर क्या है, एक बायो कवर है क्या कि जो रिसेंट स्टडी है इसने प्रपोज किया एक सस्टेनेबल अप्रोच फॉर द माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम, जिसको बोला है बायो कवर। अब एक सस्टेनेबल अप्रोच हो जिसमें क्या करें, हमारा जो मीथेन ऑक्सीडेशन होता है फॉर द माइक्रोबियल लेवल पे, उसके लिए बायो कवर का वर्ड यूज किया गया। मेन क्या है, ये कंट्रोल करता है सभी हमारी फ्यूजिटिव मीथेन एमिशंस को फ्रॉम ओल्ड डंप साइट, जो ओल्ड डंप साइट है उसमें जितना भी मीथेन एमिशन है उसके क्या करता है, कंट्रोल करता है। बायो कवर एक पोरस मटेरियल होता है जो डायरेक्टली टॉप ऑफ लैंडफिल के ऊपर रखा जाता है, और ये कवर करते हैं सभी ऑक्सीडाइजिंग लेयर्स ऑफ मैच्योर कंपोस्ट, जितने भी मैच्योर कंपोस्ट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग लेयर होते हैं उनके ऊपर कवर करते हैं। ये ऑप्टिमल कंडीशन करता है जिससे क्या जो मेथनोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो उधर पे थ्राइव कर सकें, और एज ए बायोफिल्टर की तरह यूज होता है एंड कंट्रोल करता है मीथेन एमिशन को, और कन्वर्ट करता है उसको डायरेक्टली टू CO2, उसको डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका मेनली एप्लीकेशन हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में, लैंड रिक्लेमेशन में इसका यूज होता है। कंसर्न क्या है कि ओनली ओल्ड एंड डीप डंप साइट पे मिलते हैं, ये कंटामिनेटेड होते हैं वेरी हैवी मेटल्स के साथ साथ, और माइक्रो प्लास्टिक के साथ कंटामिनेटेड भी होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की एक रिपोर्ट जिसका मेन टाइटल था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है क्या, इसको देखते हैं। जो रिलीज रिपोर्ट है ये 10th है फॉर द वर्ल्ड वाटर फोरम इन बाली इंडोनेशिया में रिलीज हुआ है, जिसका मेन डिफाइन करती है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ये करती है, बूस्ट करेगी हमारी प्रॉस्पेरिटी को, पर्टिकुलरली पूरेस्ट लोगों के लिए, जिससे कि मोर और मोर इक्विटेबल सोसाइटी अचीव हो पाए। मेन फाइंडिंग्स क्या होंगी, इसकी की फाइंडिंग्स रहेंगी कि डिफाइन करेगी 4 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रॉस्पेरिटी के लिए। सबसे पहला होगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर होगा आपका जॉब्स एंड इनकम, थर्ड होगा पीस एंड सोशल कोहेशन, नेक्स्ट होगा आपका एनवायरनमेंट। इसमें आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंजेस होंगे, ये कॉज करते हैं बहुत सारे डिस्पैरिटी ओवर द ग्लोबल वाटर एक्सेस के लिए, ये इसमें क्रिएट करते हैं। इन 2022 197 मिलियन पीपल थे, ये लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर थे, एंड इन अभी देखते जाते टोटल सैनिटेशन था उसमें 211 मिलियन लोग थे जो इनको प्रॉपर बेसिक सैनिटेशन की कमी थी। ग्लोबली बोला जाता है अबाउट 480 मिलियन पीपल लिव इन हाई पॉवर्टी एंड लो वाटर एक्सेस हॉटस्पॉट पे रहते हैं ये लोग। लो इनकम कंट्रीज जैसे कि जहाँ पे वाटर एक्सेस के लिए सर्विसेज के लिए बहुत कम रहता है, लेस देन हाफ ऑफ द स्कूल वाटर सर्विसेज इज अवेलेबल इन लेस देन हाफ ऑफ द स्कूल। बहुत सारे स्कूल में तो कम से आधे से ज़्यादा स्कूल में तो पानी की कमी रहती ही रहती है। इनएडिक्वेट एंड से वाटर रहता है, ये अफेक्ट करता है चाइल्डहुड को, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये जो क्लाइमेट चेंज होते हैं इससे क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गए, इससे जो चिल्ड्रंस हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता है उनका, डैमेज करता है क्रॉप्स को, और इनके जो इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। रिकमेंडेशन क्या है इंक्लूसिव वाटर सिक्योरिटी के लिए, बोला कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए ऐसे एक्सट्रीम हाइड्रोक्लाइमेटिक रिस्क के लिए, जिससे हम रेजिलियंस होना चाहिए हमें, इनसे हम लोग आराम से कैसे इनसे प्रिवेंट कर सकें इनको अपने आप को हार्म करने से, वो
हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए वाटर रिसोर्सेज को डेवलपमेंट एंड एलोकेशन के बेसिस पे, हमें इंटीग्रेटेड नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए जो अडॉप्ट करना चाहिए, वाटर एक्यूमुलेटेड मेथड्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सेफ्टी मैनेज वाटर सप्लाई होना चाहिए सैनिटेशन के लिए, जो रिफॉर्म करे वाटर ट्रांसफॉर्मेशन को सिस्टम को टू लार्ज पुअर और मैंने इसका टारगेट होना चाहिए प्रो पोर्स एरिया को बहुत ज़्यादा टारगेट हमें करना चाहिए इस पर कि हम इनसे ज़्यादा इनको हम लोग अच्छा से सेफली मैनेज वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकें। वर्ल्ड वाटर फोरम में देखें, ये हेल्ड होता है हर 3 साल में, ये को होस्ट किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल एंड होस्ट कंट्री के द्वारा इसको को होस्ट भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था, रेज करता है सभी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पॉलिटिकल एजेंडा बेसिस पे, सपोर्ट करता है डिसीजंस को टुवर्ड रिजोल्यूशन एंड इंटरनेशनल वाटर इश्यूज पे ये सपोर्ट करता है। इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया। ये हाईलाइट एज पर द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जनरेशन रिपोर्ट ऑफ 2024, ये ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक के द्वारा रिलीज की है, जो हमारा ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर, इसके द्वारा रिलीज की। की फाइंडिंग बोला कि जो रिन्यूएबल प्रोवाइडेड 30%, की फाइंडिंग में क्या कि जो रिन्यूएबल है, ये मतलब ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमारा 30% ग्लोबल एनर्जी वो रिन्यूएबल से आता है। मेन सप्लायर इसमें सोलर को लिया गया जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ है इन 2023 में। इंडिया को वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सर्ज ऑफ सोलर जनरेशन बोला गया इन 2023 बिहाइंड चाइना, यूएस एंड ब्राजील के बाद। अब इंडिया ने ओवरटेक किया जापान को, बिकम द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023, प्रोवाइड करता 5.9% ऑफ इट्स ग्लोबल ग्रोथ इन द सोलर। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 5.9% ग्लोबल ग्रोथ किसकी है, इंडिया के सोलर की फील्ड में। एंड सेकंड हाईएस्ट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल, और कोल के फॉर्म में सबसे सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आते हैं। आज पर द इंडिया पर कैपिटा एमिशन जो पावर है सेक्टर की, वो 4th लार्जेस्ट है इन द G20 में हम लोग 4th लार्जेस्ट पे आते हैं। और इंडिया के पर कैपिटा एमिशन के बेसिस पे देखें, सेक्टर के बेसिस पे देखें तो ओनली ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज एंड इवन फर्दर बिलो द एवरेज इन द एशिया। हम जो ग्लोबल एवरेज है उससे जस्ट आधे से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ओवरऑल एशिया में देखें तो एवरेज से थोड़ा नीचे हम। चैलेंजेस के पावर सेक्टर के द्वारा कि बोले जो ड्रॉट कंडीशन होते हैं ग्लोबल में, इससे क्या होता है रिकॉर्ड केस में बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेशन में फॉल हुआ है। तो हाइड्रो पावर जनरेशन है इसमें बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है बिकॉज ऑफ द ड्रॉट कंडीशंस। ओके, जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये मोर कार्बन इंटेंसिव देन द ग्लोबल एवरेज के बेसिस पे देखें तो बहुत कार्बन इंटेंसिव रहते हैं। इंडिया ऑल्सो सो द सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज इन कोल ग्रुप ग्लोबली जनरेशन, जो सेकंड हाईएस्ट है कोल का जनरेशन में भी है, जिसमें हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। डिस्पाइट इतनी सारी प्रोग्रेस होने के बाद भी, विंड, सोलर एंड अदर कार्बन सोर्सेज के बाद भी नॉट येट ग्रोइंग फास्ट इनफ टू मीट रैपिड इंडियाज ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड।